अच्छा, तो अब हम लोग बात करते हैं वर्क और एनर्जी का जो रिलेशनशिप है आपस में। वर्क एनर्जी रिलेशन नॉर्मली हम लोग मैकेनिक्स में भी पढ़ते हैं, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स का जो है वो एनर्जी की यूनिट के सेंस में एक अलग रिलेशनशिप है। और उसी से निकल के बच्चों बाद में उसी का रिफाइंड फॉर्म कहेंगे तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बनेगा। तो एक थे प्रोफेसर डॉक्टर जेम्स प्रेस्कॉट जूल, मैनचेस्टर सुना होगा आपने, यस यूनाइटेड किंगडम में, वहां के थे जूल साहब। तो जूल साहब का ये कंसेप्ट है वर्क और एनर्जी को लेकर। तो एलिमेंट्री कंसेप्ट है, लेकिन एक बार सीख लेना चाहिए। वैसे ऐसा होता नहीं है जैसा मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। वर्क एंड थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी की जो हीट भी कह सकते हैं, वर्क और हीट, ये एक आइडियल कंसेप्ट है। तो ये क्या कहते हैं बच्चों, जरा ध्यान से सुनिए। इन्होंने कहा कि जो वर्क डन जितना ज्यादा होगा, थर्मल एनर्जी उतनी ज्यादा खर्च होगी। उल्टा भी, थर्मल एनर्जी जितनी ज्यादा खर्च होगी, वर्क डन उतना ज्यादा होगा। तो उन्होंने एक रिलेशनशिप दोनों में दी। अब क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है, तो हमें इसको हटा के कांस्टेंट देना चाहिए था। तो जूल साहब ने कहा कि ये जे होगा जूल के नाम पर। डब्ल्यू इक्वल टू जे इंटू क्यू, एक फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अभी मैं लिखाता हूँ इसको, थोड़ा समझिएगा। तो इस आधार पर जूल कांस्टेंट होता है। तो जूल कांस्टेंट की हम वैल्यू भी मैकेनिक्स में, सॉरी थर्मोडायनेमिक्स में क्या है अभी बताएंगे, न्यूमेरिकल भी करेंगे एक या दो इस पर बेस्ड। लेकिन बच्चों ये सच नहीं है एक्चुअली। ये एक बहुत ही आइडियल कंसेप्ट है कि अगर आपने इतनी एनर्जी किसी सिस्टम को दे दी तो उसको जे से मल्टीप्लाई करके आपको वर्क निकल जाएगा। ऐसा नहीं होता। ऐसा तो तब होता है जब जितनी एनर्जी दी उसका वर्क में कन्वर्जन हो जाए। लेकिन दुनिया में जो मशीनें होती हैं बच्चों, वो जिस काम के लिए यूज करना है वो छोड़ के बहुत सारे और काम भी करती हैं। मतलब एनर्जी एफिशिएंट नहीं होती मशीनें। एनर्जी एफिशिएंसी एक बड़ी प्रॉब्लम है। मेरी बात समझ में आ रही है? लगातार काम हो रहा है, लगातार सुधार भी हो रहा है, मशीनें पहले से बेहतर बनी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हर फील्ड की मशीनें आपको लगता होगा कि पहले से कम एनर्जी लेती हैं, अब ज्यादा अच्छा काम करती हैं, लेकिन अभी सुधार की बहुत गुंजाइश है। मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं आपको। आप लोगों ने शादी ब्याह में जनरेटर देखा है? यस सर। जनरेटर चलता है, आपने इसमें 5 लीटर डीजल डाल दिया जनरेटर में। तो जाहिर सी बात है आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए डाला होगा ना ये, कि बिजली बने, रात में शादी हो रही है तो उजाला रहे। चलो ठीक, अब जरा देखते हैं हकीकत क्या है। जो ही आप इसे डीजल डालने के बाद स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो ये वाइब्रेट करने लगता है, वाइब्रेशन में आ जाता है जनरेटर पूरा। जब तक रुका यस हुआ था चुपचाप था, स्टिल था बिल्कुल। अब वाइब्रेशन में आ रहा है या नहीं? हाँ यस सर। सर। तो वाइब्रेशन में तो बहुत एनर्जी लगती है बच्चों, हिलने डुलने में। सर आवाज भी करने लग जाता है। हेलो कार्तिक, मेरी आवाज साफ नहीं आ रही है? सर साफ आ रही है। बेटा नेटवर्क का कोई इश्यू होगा, मैं यस सर। उससे तो ठीक ही बोल रहा हूँ। तो वाइब्रेशन में एनर्जी खर्च हुई जो कि हमारे काम की नहीं हुई ना। जनरेटर अच्छा खासा वाइब्रेट करता है। जो लोग शादियों में खूब डांस नो करते सर। हैं उनसे पूछो कि हिलने डुलने में कितनी एनर्जी खर्च होती है, कितना वाइब्रेशन में कितनी एनर्जी लगती है। और जिस स्पीड से जनरेटर वाइब्रेट करता है उसमें तो बहुत लगती हुई। तो आपकी एनर्जी का ये मिसयूज हुआ या नहीं? क्योंकि आपका टारगेट तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन था, वो मशीन जो बनाई गई थी वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए थी। दूसरा बच्चों, जो ही ये स्टार्ट होता है बहुत जोर से आवाज करता है या नहीं, साउंड। यस सर। तो साउंड, इतनी साउंड के लिए भी एनर्जी चाहिए या नहीं? और इस यस एनर्जी का सर। स्रोत क्या वही 5 लीटर डीजल। यस सर।
तीसरा फ्रिक्शन, जो मशीन आपस में अंदर पार्ट्स हैं, थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा या नहीं, फ्रिक्शन की वजह से। जनरेटर भी गर्म, मशीन बहुत देर तक चलाते हैं, गर्म होती है या नहीं। यस सर। तो थर्मल एनर्जी, इसके अलावा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और बाकी चीजें अलग हैं अभी। मतलब इतने सारे फालतू कामों में ही मान लेते हैं, और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी चलो हमारा काम का भी हुआ थोड़ा सा, लेकिन ये तो एक काम हुआ ना भाई, 4 तो इसने बर्बाद की एनर्जी, हमें तो ये चाहिए ही नहीं था इससे। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब आप किसी सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करते हो, तो ऐसा नहीं है कि जितना देते हो सारा वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। बेटा सारी एनर्जी सारे वर्क में दुनिया में कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकती, असंभव है। ये आइडियल कंसेप्ट है। हकीकत में मशीनों की एफिशिएंसी लगातार सुधर रही है, मशीनें पहले से बेहतर हो रही हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये जो वेस्टेज है एनर्जी का, इसको आप कभी शून्य कर पाएंगे ना। ये होगा, थोड़ा बहुत तो तब भी होगा। तो फिर आपको नहीं लगता कि ये वाला कंसेप्ट बड़ा आइडियल कंसेप्ट है कि अच्छा आपने इतनी एनर्जी दे रखी है, जे से मल्टीप्लाई करो, इतना वर्क मिल जाएगा। कहाँ मिलना है इतना वर्क, मतलब ही नहीं होता। बहुत बेहतरीन मशीनें भी होती है ना, बहुत नई मशीनें, बिल्कुल बहुत बेहतरीन भी, तो 40-45% से ज्यादा एफिशिएंसी नहीं होती। एफिशिएंसी मतलब जितनी वो एनर्जी ले रही है उसके मुकाबले इतना आउटपुट देती है बस। अब पुराने वाले की तो बात ही मत करो। जो जनरेटर आप लोग शादियों में देखते हैं वो 15% भी दे देना एफिशिएंसी, बहुत बड़ी बात है। तो एनर्जी का वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है, और यही चीज इंस्पायर करती है वैज्ञानिकों को और बेहतर मशीनें बनाने के लिए। इसीलिए बच्चों, जब कंप्यूटर्स की क्लास आप लोगों ने पढ़ी होगी तो बताया जाता होगा कि पहले कंप्यूटर जब शुरुआत में थे तो पूरे मकान के बराबर होते थे। अब उतने बड़े को चलाने के लिए एनर्जी ज्यादा खर्च होती होगी या नहीं। यस। और एनर्जी ज्यादा खर्च हुई और काम और कम करते होंगे, आउटपुट कम होगा। तो साइंटिस्ट ने लगातार सुधार किया। आज आपका मोबाइल अच्छा खासा कंप्यूटर है अपने आप में, और एनर्जी एफिशिएंट भी है। लेकिन समय के साथ ये मान के चलिए 10 साल बाद जो मोबाइल आएंगे वो इससे ज्यादा एफिशिएंट होंगे, एनर्जी कम खर्च करेंगे। आजकल आप लोगों ने सुना, देखा होगा या सुना होगा, कई बड़े ऑफिसेज में ग्रीन जेनसेट लग गए हैं बड़े बड़े, वो आवाज बहुत कम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। तो क्या मैं समझा पाया थोड़ा सा, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग। यस सर। हाँ, तो वर्क और यस सर। थर्मल एनर्जी का जो जूल साहब का कंसेप्ट है वो बहुत एलिमेंट्री कंसेप्ट है, लेकिन उसे भी सीखने में कोई हर्ज नहीं। वो कहते हैं कि जो भी आप वर्क करेंगे वो एनर्जी के प्रोपोर्शनल है, जो एनर्जी है खर्च होगी वो वर्क के प्रोपोर्शनल है। जबकि ऐसा हकीकत में नहीं होता, क्योंकि वर्क के अलावा बहुत सारी चीज बर्बादी की तरफ जाती है। ये आप जिनके आगे मैंने कट का निशान लगाया है, वाइब्रेशन, साउंड, क्या इन्हें आप वर्क मानेंगे यहाँ पर? नो नहीं सर। भाई, आपने जिस उद्देश्य के लिए जनरेटर आप लाए थे वो वाला वर्क ही वर्क माना जाएगा ना। अगर उसमें बिजली नहीं पैदा हो पा रही है, कोई खराबी आ गई, तो बाकी सब हो भी रहा है तब भी आप कहेंगे वर्क कर रहे हैं। तो शायद मेरी नो बात यस सर। समझ में आ गया होगा। चलिए, अब वर्क और थर्मल एनर्जी का रिलेशनशिप बताते हैं। लिखिए प्लीज। इफ W is the amount of mechanical work and Q is the quantity of
of heat produced then W proportional to Q or W equal to J into J. J is stored here. J is called Joule's constant. और एक नाम और है इसका, कई लोग इसको कहते हैं जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट. जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट. तो जे की यूनिट और वो तो आप लोग देख ही लेंगे, उसमें कुछ नहीं है ऐसा. तो जे होता कितना है वो देख लीजिएगा. जे इक्वल टू 4.186 जूल पर कैलोरी. ये होता है पर कैलोरी. और या फिर आप इसे कह सकते हैं 4.186, 4.2 भी लिखते हैं कई बार, इतना ज्यादा ना हो राउंड ऑफ करके. 10⁻7 8 जूल को अर्ग पर कैलोरी. एमटीएस और सीजीएस 2 यूनिट आप ले रहे हैं तो ये उसमें है. तो वर्क जो है वो सीधे सीधे मतलब आप इतने क्यू देंगे तो इतना वर्क हो जाएगा वाली बात. इन्होंने ये नहीं सोचा कि एनर्जी बर्बाद भी तो होती है, ऐसा नहीं होता. आप सभी लोग सहमत हैं? पूरी बात समझ में आ गई है या नहीं आई है? आ गई है सर. यस सर. चलिए ठीक है. चलो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट पे अब काम करते हैं थोड़ा सा. किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी का क्या मतलब है, थोड़ा इस पे बातचीत कर. ये भी सीखना जरूरी है. इंटरनल एनर्जी हम लोग इसको कैपिटल यू से दिखाते हैं यहाँ पर. इंटरनल एनर्जी, ठीक है. तो किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ के आती है. क्या कहा मैंने? सर किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी का सम. बिल्कुल. तो इसको लिखते हैं, फिर इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं. अगर गैस परफेक्ट गैस हो तब क्या होगा, और अगर गैस रियल गैस हो तब क्या होगा. थोड़ी कहानी अलग अलग है. तो पहले इस बात को लिख लेते हैं. इंटरनल से मतलब क्या है? द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम is the sum of internal kinetic energy, sum of kinetic energy कर दो हो गया, sum of kinetic energy and potential energy of the molecules of the system. तो जो इंटरनल एनर्जी टोटल है वो काइनेटिक एनर्जी
एनर्जी K प्लस एनर्जी P क्रॉस सम। K फॉर क्या होगा? इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अब इसमें पहला पॉइंट हम लिखेंगे फॉर, पहले परफेक्ट गैस के लिए कर लें। फॉर परफेक्ट गैस अभी लिखना नहीं है ज्यादा, मैं अब रफ में थोड़ा समझाता हूँ। देखो बच्चों, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में भी हम लोग आएंगे, अभी आए नहीं है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज कहती है कि जो परफेक्ट गैस के मॉलिक्यूल है वो आपस में एक दूसरे को ना तो अट्रैक्ट करते हैं ना रिपेल करते हैं। तो फिर उनके दूर जाने में और नजदीक आने में अगर आप उन्हें दूर भी करना चाहें तो दूर चले जाएंगे। कोई अट्रैक्टिव फोर्स तो है नहीं कि आपको खींचना पड़ रहा है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? यस सर। जैसे परफेक्ट गैस है ना, और ऐसा करते हैं, ऐसा बना लेता हूँ, मान लेते हैं ये रियल गैस है। कोई भी रियल गैस, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आप कोई भी ले लीजिएगा, उनके दो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो कि होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज भी हैं। अब अगर आपने इनको दूर करने की कोशिश की तो ये तो अट्रैक्टिव फोर्स है बीच में, तो आपको वर्क करना पड़ेगा ना फिर। यस सर। आपने सिस्टम पर वर्क किया है तो ये सिस्टम की एनर्जी बढ़ा देगा ना, क्योंकि आपकी कम हो जाएगी जब आपने काम किया। तो भाई जो काम करता है उसकी एनर्जी कम होती है या नहीं फिर काम करने के बाद? हाँ सर। और जिस पर काम किया जाता है उसकी बढ़ जाएगी। तो आपने इस सिस्टम में गैस मॉलिक्यूल को अगर सेपरेट करना चाहा तो आपने दूर करने की कोशिश की, तो इस प्रोसेस में आपको मेहनत लगेगी। तो क्या बढ़ जाएगी? उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी या नहीं? आप स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसकी पोटेंशियल बढ़ जाती है या नहीं? आप जो ही छोड़ेंगे काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, वो नजदीक आ जाएगा फिर। हाँ सर। तो अभी जब आप गैस मॉलिक्यूल्स जो, लेकिन ये फायदा कहां पर है आप गौर करिए। जिससे इंटरनल एनर्जी दो चीजों पे निर्भर कर रही है, काइनेटिक और पोटेंशियल, मतलब दोनों बढ़ेंगी तब भी बढ़ जाएगी ना इंटरनल। तो यस सर। तो ऊपर वाले केस में देखो बेटा, अगर दूर दूर करेंगे मॉलिक्यूल्स को, दूर करना चाहेंगे आप, तो मॉलिक्यूल में कोई अट्रैक्टिव आपस में अट्रैक्शन है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे सीधे चले जाएंगे। क्लियर है या नहीं है? यस सर। तो मैं ये कहना ये चाह रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी कहां पर बढ़ेगी, किस केस में बढ़ेगी पोटेंशियल? रियल में या परफेक्ट में? सर रियल में। रियल में। अच्छा, अब काइनेटिक कब बढ़ती है? काइनेटिक तो यार सिस्टम को गर्म कर दो, काइनेटिक बढ़ जाएगी। क्यों भाई, थर्मल एनर्जी दे दो थोड़ा। तो इसका मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ रफ वर्क में कि यहाँ पर बच्चों, अगर परफेक्ट गैस की बात हो रही है तो जो इंटरनल एनर्जी है वो केवल एक ही चीज पर डिपेंडेंट है। किस पर? किसका फंक्शन? फंक्शन किसी पर निर्भर होना, मतलब उस पर फंक्शन होना, यू इज अ फंक्शन ऑफ दिस। लेकिन जब रियल गैस की बात आ रही है तो इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ दिस एज वेल एज परफेक्ट गैस में मॉलिक्यूल नजदीक आए या दूर आए कोई फर्क नहीं पड़ता ना पोटेंशियल एनर्जी को। हेलो, मैं रिपीट कर रहा यस हूँ, सर। परफेक्ट गैस के मॉलिक्यूल नजदीक आए या दूर जाए आपस में कोई अट्रैक्शन भी नहीं है, रिपल्सन भी नहीं है, तो वॉल्यूम के इंडिपेंडेंट हो गया नहीं? अरे भाई, जब दूर जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाता है सिस्टम का, हाँ सर। और नजदीक आते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है। आप कह रहे हैं कि वो दूर जाए या नजदीक आए कोई फर्क नहीं पड़ता, पोटेंशियल एनर्जी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना। तो फिर इंटरनल एनर्जी किस बात पे निर्भर करेगी केवल? सर काइनेटिक है।
ट्राइनेटिक पे, और ट्राइनेटिक किस पे डिपेंड करती है? ट्राइनेटिक सर एनर्जी, टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना दोगे ट्राइनेटिक एनर्जी उतनी बढ़ती है। क्या ये बात अच्छी तरह क्लियर हुई? हाँ सर। परफेक्ट गैस के लिए। अब रियल गैस के लिए सोचो, यहाँ टेम्परेचर पे तो डिपेंड कर ही रही है, लेकिन बच्चों यहाँ पोटेंशियल जब दूर करते हो तो पोटेंशियल पे भी निर्भरता है। मॉलिक्यूल नजदीक या दूर आने पर अट्रैक्शन या रिपल्सन का मामला भी है ना रियल गैस में तो। यस सर। हाँ, नॉर्मली रिपल्सन से अभी ज्यादा मतलब नहीं है, अट्रैक्शन ही समझिए हर तरफ। तो आप वॉल्यूम, मतलब अगर दूर करने का मतलब वॉल्यूम बढ़ाना हुआ या नहीं? हाँ सर। तो इंटरनल एनर्जी किसी रियल गैस की अगर पूछा जाए किन चीजों पर निर्भर करती है, किन चीजों पर डिपेंड करती है, तो क्या बताओगे? सर पोटेंशियल एनर्जी। टेम्परेचर और वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। और उसको एक्सप्लेन करोगे तो आप वो बताओगे जो मैं बता रहा हूँ। और ओके ये सर। क्यों हो रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है ये बताया मैंने, और फिर एक परफेक्ट गैस के लिए इंटरनल एनर्जी का क्या मतलब है, और रियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी का क्या मतलब है ये बताया। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? अगर नो ये सर। समझ में आ गया है तो मैं लिखा देता हूँ, नहीं समझ में आया तो एक बार और समझा देता हूँ। क्या हुआ? हो गया? सर आगे। आगे यस सर। तो चलो। एक बार और समझा दीजिए। अच्छा बच्चों, रियल गैस के जो मॉलिक्यूल है वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो वो अट्रैक्ट करेंगे, तो अगर आप एक्सपेंड करना चाहेंगे, वॉल्यूम बढ़ाना चाहेंगे, तो आपको खींच खींच के उनको दूर करना पड़ेगा। तो फिर आपको वर्क करना पड़ेगा इस प्रोसेस में, और ये वर्क उनकी पोटेंशियल यस सर। एनर्जी को बढ़ा देगा। लेकिन परफेक्ट गैस में तो अट्रैक्शन कोई फोर्स है ही नहीं। एक्चुअली परफेक्ट गैस ही नहीं है कोई, एक कंसेप्ट है केवल। तो फिर वहां दूर करने में भी मॉलिक्यूल को कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई अट्रैक्टिव फोर्स ही नहीं है बीच में। तो फिर उनकी जो इंटरनल एनर्जी है वो केवल एक ही चीज पे निर्भर करती है, उसको गर्म या ठंडा करने पे, मतलब टेम्परेचर पे। ये कहा था मैंने। इंटरनल एनर्जी अच्छी तरह समझना जरूरी। बहुत सारी जो इंटरनल एनर्जी, बार बार इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट आना शुरू हो जाएगा। यस सर, अब समझ में आ गया। चलो ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं और इसको लिख लेते हैं यस। अब इंटरनल एनर्जी गैस कंसेप्ट को। तो मैंने आपको बस फॉर परफेक्ट गैस लिख के छोड़ दिया था, उसको थोड़ा मैं पूरा कर लेता हूँ। तो अब जो मैंने समझाया बस वही लिखना है। फॉर परफेक्ट गैसेज there is no intermolecular forces so if we increase or decrease volume of the system, there is no change in internal potential energy. There is no change in internal potential energy. So internal energy can be changed by increasing and decreasing temperature of the system.
hence u is a function of t। ये परफेक्ट गेस के लिए है, पहला पॉइंट है। क्लियर हुआ? देखिए तो यस सर। हाँ, मतलब मैंने जो समझ में आया ना वो लिख दिया है, बस तुम भी ऐसे ही समझ जाओ और अपनी लैंग्वेज में लिख देना एग्जाम में, हो गया। पता नहीं इतना डीप, ये डीप बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इतना तो आना चाहिए भाई 11th-12th के बच्चों। क्लियर हो गया है? यस सर। चलो ठीक है बच्चों, अब हम सेकंड पॉइंट डालते हैं। फॉर रियल गैस, इसमें क्या लिखना चाहिए हमें, सोचिए आप लोग। है जो रियल गैस है हमारी, वो थोड़ा सा मामला कॉम्प्लिकेटेड है। एक बार समझ जाओ, फिर ये 50 जो यूज होता रहेगा। फॉर रियल गैसेज देर आर कर दीजिए, देर आर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। So on changing volume of the system, अगर आप सिस्टम का वॉल्यूम चेंज करें, मतलब बढ़ाएं या घटाएं, चेंज मतलब या तो बढ़ाएंगे या घटाएंगे, तो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी या नहीं? यस सर। इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी also get changed. So for real gases, U is a function of temperature as well as volume. फंक्शन होने का मतलब फिजिक्स में क्या होता है समझिएगा, डिपेंडेंट होना। तो इंटरनल एनर्जी दो चीजों पे डिपेंडेंट है, दो चीजों पे निर्भर करती है। तो बच्चों ये अच्छी तरह क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सर क्लियर है। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं इसको। अब मैंने कई चीजें बताई, आपसे उम्मीद है आप लोग किताब एक बार जरूर खोल के पढ़ोगे तो कुछ। देखो बेटा, टीचर समझाता जरूर है, लेकिन किताबों का विकल्प नहीं है। एक अच्छी किताब पढ़ोगे तो कई नई चीजें समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्लास में आज इतना ही कर लेते हैं, मैं कल बताऊंगा। सुबह कितने बजे उठ जाते हो, कितने बजे पढ़ा सकते हैं? 1 मिनट में पहले रिकॉर्डिंग क्लोज करो, फिर बात करते हैं। वो मीटिंग मत छोड़िएगा।